हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो गणित सेक्शन से लिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे 2025 में जितने भी प्रश्न मैथ से पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को, और उन सभी प्रश्नों से संबंधित जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस कर दें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपको गणित का एक बेहतर समझ विकसित हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था NMMS एग्जाम 2025 में वो ये है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। ध्यान दीजिएगा, एक आयत की जो चौड़ाई है लंबाई की 2/3 है। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई 2/3 है, यानी कि 2/3 x हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। तो चौड़ाई संबंधी लंबाई, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता देते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है। चौड़ाई क्या है? 2/3 है, तो 2/3 x संबंधी लंबाई क्या है? x हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जो चीजें कॉमन होती है उसको अनुपात में हटा दिया जाता है। तो यक्स दोनों में कॉमन है वो हटा दिया जाएगा। और आप देखिए बटे में कभी भी अनुपात नहीं बताया जाता, तो आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो सबसे पहले हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x संबंधी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। अब यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा। अनुपात में जो चीजें कॉमन होती हैं उसे हटा दिया जाता है। अब ये हो गया 2 संबंधी 3, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये था पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अभिषेक के पास 7.45 रुपए है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है अभिषेक के पास कितना पैसा है? अभिषेक के पास है 7.45। ये अभिषेक के पास इतना है। वह 5.30 रुपए का टॉफी खरीद लेता है। वह टॉफी कितने का खरीदता है? 5.30 का वह टॉफी खरीद लेता है। तो अभिषेक के पास कितनी धनराशि बची है? ये देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, कोई भी बच्चा इसे बता देगा। कितनी टॉफी बची? 7.45 रुपए उसके पास था और 5.30 की उसने टॉफी खरीद लिया। तो ऐसे प्रश्न को घटा दिया जाता है। यह प्रश्न कुछ इसी तरह से है कि 10 रुपए, अभिषेक के पास 10 रुपए है, 3 रुपए की टॉफी खरीद लिया, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 रुपए उसके पास बचेगा। उसी तरह से आप यहाँ पे दशमलव का प्रश्न दे दिया है, आपको दशमलव में घटाना है। आसानी से आप घटा देंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1, दशमलव लगा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, तो आ जाएगा 2.15। इतना रुपए जो है अभिषेक के पास बचेगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न 2x² प्लस x माइनस a प्लस 1 कह रहा है एक तरह का यह व्यंजक है। इस व्यंजक में x की वैल्यू को 0 रख दिया जाए तो a का मान, तो इस व्यंजक की जो मान है वो है 5। इस व्यंजक का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर है। और इसमें x की वैल्यू 0 रख दिया गया है। जब x की वैल्यू 0 रख दिया गया है तो a का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहां 0 रखा जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अंक को एक पास करते हैं, सजाती पद को एक पास ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 इधर जाएगा प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 4। अब यह माइनस a की वैल्यू 4 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a को हम इधर भेज देंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो इस तरह से हम यहाँ पे a की वैल्यू बता पाएंगे। x की वैल्यू 0 रखना है, और एक समीकरण था जिसका मान था 2x² प्लस x माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा कि x और y प्रतिलोम समानुपाती हैं। ठीक है,
x और y क्या है? x व y कैसे हैं? प्रतिलोम समानुपाती हैं। ठीक है, जब x और y प्रतिलोम समानुपाती हैं तो कौन सा मान सत्य होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है। x माइनस वाई का मान अचर होगा, यह ऑप्शन सही होगा। कि x प्लस वाई का मान अचर होगा, एक्स वाई का मान अचर होगा, या x बटे वाई का मान अचर होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये कठिन प्रश्न नहीं है। कह रहा कि x और y क्या है? प्रतिलोम समानुपाती हैं। ठीक, तो जब हम इसका हल करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, x समानुपाती y नहीं है, प्रतिलोम समानुपाती है, यानी कि अपान y। तो x समानुपाती 1 अपान y कह सकते हैं, यानी कि x y प्रतिलोम समानुपाती हैं, तो x समानुपाती 1 अपान y। ये प्रतिलोम यानी कि उल्टा समानुपात है। जब उल्टा समानुपात रहता है तो अगर यहां से हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम k कहते हैं। यह नियत होता है, अचर होता है। अब ये समानुपात का चिन्ह हटेगा, इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब गुणे 1 अपान y करेंगे। अब k का वर्ग में गुणा करेंगे तो k आ जाएगा, y बटे में है इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू k। k क्या है? k इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस नियत, नियतांक यानी फिक्स वैल्यू है, अचर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे xy क्या हो जाएगा? xy का मान अचर होगा। क्या हो जाएगा? अचर होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए x और y अगर प्रतिलोम समानुपाती हैं, तुरंत आप क्या करिए, x समानुपाती 1 अपान y। और जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक कांस्टेंट आगे लगा देते हैं। ठीक है, अब k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा, पूरे के बटे y होगा, और y बराबर किधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। चूंकि बटे में है इसलिए इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। xy इज इक्वल टू k, xy का मान अचर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, xy का मान अचर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार पाइप है, उसकी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, एक वृत्ताकार पाइप जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाइप की चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई। ये जो वृत्ताकार पाइप है इसमें टेप लपेटा गया है, एक चक्कर टेप लपेटा जा रहा है, तो कितना टेप इसमें लग जाएगा? तो अगर किसी भी वृत्त की परिधि पर टेप लगाया जाए तो वो जो टेप होगा वो परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परिधि पर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर। अब 2 पाई का मान इसमें दे रखा है 3.14। तो अब हम यहाँ पे पाई का मान जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है वही मान रखते हैं। पाई का मान आप अपने मन से 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पाई का मान दिया हुआ था 3.14, तो हम यहाँ 3.14 रखेंगे। आर का मान 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 कम 2, 3 दूनी 6, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10। अब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी कि 62.8 जो भी है सेंटीमीटर आ जाएगा, जो भी यूनिट है। तो इस तरह से वृत्त की परिधि कितनी निकल गई? 62.8। अब यह जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा? टिक कर देना रहेगा। देखिए कितना आसान है, ये कठिन जरा सा भी नहीं है। अगला प्रश्न है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 3 वर्ष
का ब्याज कितना होगा। ऐसे प्रश्न में अगर चक्रवृद्धि नाम नहीं लिया है तो वो साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, तो यहां पे हो जाएगा 10,000। दर कितनी है भाई, 15% वार्षिक ब्याज है। समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। 100 से क्या कर दीजिएगा भाग। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बिल्कुल सिंपल फार्मूला पर बेस्ड ये प्रश्न है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 तिया 45 और 2 जीरो यहां बच रहा है तो 2 जीरो आगे लगा देंगे, इतना रुपए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज ये आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, बहुत ही आसान है। अगर साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप इसी फार्मूले पर रखिएगा, जितने भी प्रश्न पूछेंगे आप उसके आंसर आसानी से कर पाएंगे। एक प्रश्न इसमें थोड़ा सा एडिशनल ये पूछता है, यह एडिशनल प्रश्न है। ऐसे समय में आपसे अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालना है। तो अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो तुरंत आप इसमें काम कर दीजिएगा कि पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, बस कुछ काम नहीं करना, डायरेक्ट अंतर पता चलेगा। पी 10,000 है तो 10,000 लिख दीजिए। आर कितना है, 5% है तो 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5, 100 का वर्ग मतलब 100 गुणे 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 5 बचे 25, 25 रुपए का अंतर आएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया। 1 मिनट के अंदर आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी घुमा करके क्वेश्चन पूछ देता है, अंतर दिया रहता है, आपसे मूलधन पूछ लेता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पक्षांतर करने आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आ रहा होगा, आसानी से आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे। कोई भी एक राशि, कभी कभी पी दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा, आर पूछ लेता है तो आप आर भी निकाल सकते हैं। कोई एक राशि एब्सेंट रहती है, एक राशि नहीं दिया रहता है जिसका मान आपसे पूछ लिया जाता है, तो 3 राशियां यहां से आसानी से निकल सकती है। अंतर निकल सकता है, मूलधन निकल सकता है और दर निकल सकता है। बस इसको थोड़ा सा आपको इस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा और सब कुछ सेम लगभग ऐसे ही रहता है, अंक केवल इधर उधर रहते हैं। तो साधारण ब्याज से संबंधित यही प्रश्न अभी तक इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप आसानी से इसको लगा। कह रहा है घनमूल बताइए। घनमूल है 6859, 6859। इसका घनमूल है, पहला ऑप्शन है 19, सेकंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 21 और फोर्थ ऑप्शन है 60। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि 6859 का आप घनमूल बताइए। यहां पे जो 3 लिखा रहता है इसका मतलब घनमूल निकालना है। अब यहां पे जो भी अंक दिया है इसमें किस संख्या का 3 बार गुणा किया जाए, उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, यही आपको चेक करना है। क्योंकि यह प्रश्न, यह संख्या किसी से कटेगा नहीं। आप इसमें आप ऐड करके देख लीजिए, 6 और 8, 8 6 14, 14 में 5 आप जोड़ लीजिएगा, 14 5 19, 19 में 9 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 18, 28 आ जाएगा। 28 3 के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। क्योंकि लास्ट अंक सम संख्या है नहीं, इसलिए यह 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। ये जब भी कटेगी तो अभाज्य संख्या से कटेगी। इसलिए अब हमें ये देखना है कि इसके घनमूल में लास्ट में कौन सा अंक आएगा। अगर हम 7 की बात करें तो देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, क्या इसका गुणा करने के बाद 6859 आता है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का लास्ट में 7 है तो गुणा करेंगे तो 9 7 63 के 3 लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में जबकि आना क्या चाहिए था, 9 आना चाहिए था। इसलिए 7 बिल्कुल नहीं होगा और 17 भी नहीं होगा, क्योंकि 17 के भी लास्ट में 7 है। तो 7 7 7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 3 आ जाएगा, लास्ट में 9 नहीं आएगा। ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे। 21 की अगर हम बात करें तो क्या 21 का गुणा 3 बार करने पर लास्ट में 9 आएगा? 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, इसका गुणा लास्ट में 1 आएगा। 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो अंतिम अंक 1 आएगा, इसलिए 21 भी इस संख्या का घनमूल नहीं होगा। अब हम अगर 19 की बात करेंगे, अब यही बचा है तो इसको आप टिक कर दीजिए।
ठीक है, बिना सोचे समझे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लीजिए, 19 गुणे 19 अब देखिए 9 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, 81 के 1 आ जाएगा, और ये लास्ट में 9 है, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9, यानी कि पहला अंक यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। इसका मतलब इसके होने के चांस ज्यादा हैं। अब आप इसका 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 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6859 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो थोड़ा सा एग्जाम में कॉम्पिटेटिव सोच भी रखना चाहिए। केवल आप क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से लगाइए। बिना क्वेश्चन को हल किए भी अगर आप आंसर कर दे रहे हैं तो आपका समय बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसी संख्या का मल्टीप्लाई करने से हमें गेस कर पा रहे थे कि लास्ट में 9 नहीं आ रहा है। 19 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका समय भी बच जाएगा, कम समय में आप इसके आंसर भी कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको उलझाने के लिए दे देता है, इस प्रश्न में कोई दम नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि संख्या, ध्यान दीजिएगा 3 4 7, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 8वां प्रश्न है। 3 4 7 यहां पे स्टार बना दिया है, ठीक है, और 4 8 कह रहा है कि 11 से विभाजित है। यह संख्या क्या है, 11 से पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है। अब अगर यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, यही आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, जब कोई भी संख्या अगर 11 से विभाजित है या 11 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि सम प्लेस और विषम प्लेस पे अंकों का जो योग होता है वो शून्य होता है। अब यहां पे विषम स्थान वाले अंक, विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग, ये 0 होता है। अब विषम स्थान क्या है, जैसे एक पहले स्थान पे है 3 4, ये विषम है, तो 3 + 7 + 4 माइनस सम स्थान क्या है 2 स्टार और 8, सॉरी 4 स्टार, स्टार की जगह पे हम x मान लेते हैं, और 8, ये सम प्लेस पे है और ये विषम प्लेस पे है। इनका योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 11 से कटेगा। अब देखिए 7 3 10, 10 4 14 माइनस और 8 4 12, 12 + x बराबर कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। अब ये चीज माइनस में है, इसको बराबर के इधर लेते जाइए, 14 बराबर क्या हो जाएगा 12 + x, ये जो ब्रैकेट की चीज है पूरा बराबर के इधर आ जाएगा, और यहां से 12 इधर आ जाएगा, 14 - 12 बराबर x, यानी कि 2 बराबर x, या आप इसको कह सकते हैं कि x बराबर 2। अब x को ही क्या माना गया था, स्टार माना गया था, यानी स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि 11 से विभाजित होने का यह नियम भी है। हमने आपको पहले ही बताया है, शुरुआत की वीडियोज अगर आप मैथ की देखेंगे तो उसमें हमने बताया है 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, 3 से विभाजित होने का क्या नियम है, 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। आज आप यहाँ पे ये सीख पाएंगे 11 से विभाजित होने का क्या नियम होता है, कि जो सम प्लेस है और जो विषम प्लेस है उसका जो अंतर होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां स्टार या x की वैल्यू आप आसानी से बता पाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का विशेषता होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं केवल बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं, और इसका जो मान है ये कह रहा है कि ये 2x + 3 है और यह 4x - 1 है, ये दोनों बराबर हैं, और जो तीसरी भुजा है वो है 3x - 2 है। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब
परिमाप का मतलब सभी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, हो गया परिमाप। लेकिन हमें पहले भुजाएं तो पता होनी चाहिए। अब यह और यह भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि यह समद्विबाहु है। समद्विबाहु होने के नाते 4x माइनस 1 बराबर किसके होना चाहिए? 2x प्लस 3। हम इसको पहले लिखे हैं ताकि जब हम यहाँ 2x पक्षांतर करके इधर लाएं तो निगेटिव न आए। अब इसको हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 2x। सजाती पद को एक पास करते हैं, 3 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 4x में से 2x निकालेंगे तो 2x बराबर 3 है 4। यह गुणा का चिन्ह होता है, इधर जाएगा बटे हो जाएगा, 4/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। जब x का मान 2 आ गया तो हम सभी भुजाओं को निकाल सकते हैं। यहां देखिए इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो 2 गुणे 2 धन 3, 2 दूनी 4 3 7, तो इसका मान कितना आ जाएगा 7। इस भुजा का मान आ गया 7, 4 दूनी 8 में से 1 घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। ये 3 गुणे 2 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4, ये हो गया 4। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई, 7 प्लस 7, चूंकि दोनों भुजाएं बराबर थी, और यहाँ पे क्या आ गया 4, 7 7 14, 14 4 18। ध्यान दीजिए इस तरह से इस त्रिभुज का परिमाप कितना निकल के आ गया 18। जिस ऑप्शन में 18 होगा उसे आप आसानी से टिक कर दीजिएगा। देखिए कितना आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको जरा सा भी नहीं लगेगा कि आप बहुत कठिन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मतलब कंटिन्यूटी थोड़ा सा धैर्य के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप आज सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ काम करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखा जाए। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी हम मानते हैं, क्योंकि 20 प्रश्न बताना बोर्ड पे आसानी से कम समय में पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 3 5 का प्रतिशत रूप बताइए। 2 संबंधी 3 संबंधी 5 का प्रतिशत रूप। देखिए जब भी अनुपात आए, आज और आज के बाद कभी भी, तुरंत आप इसमें एक गुणांक शामिल कर दीजिए, x का गुणांक शामिल कर दीजिए। इसको कहिए कि ये 2x है, और ये क्या है, ये 3x है, और ये क्या है 5x है। चूंकि प्रतिशत की बात कर रहा है तो इन सब का जो योग है वो 100 के बराबर होना चाहिए। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, चूंकि गुणा में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 100/10 कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 10। इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपका है 2x, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 3x है, तो 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर 5x है, तो 5 गुणे 10 50 हो जाएगा। तो 2 3 5 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा, इसलिए 2 संबंधी 3 संबंधी 5 का प्रतिशत रूप हो जाएगा 20 संबंधी 30 संबंधी 50। ये ऑप्शन जिसमें रहेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है यहाँ पे प्रतिशत रूप बताना। किसी का भी प्रतिशत रूप बताना है तो उसमें x का गुणांक शामिल करना है और जोड़ने के बाद 100 लाना है, फिर x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू से सब में मल्टीप्लाई करते जाइए, प्रतिशत रूप आपको मिल जाएगा। कोई भी रूप निकालना रहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। अब कह रहा है किसी संख्या के, तो किसी संख्या जहां पे भी कहे किसी संख्या के, तो इसकी जगह पर आप मान लीजिए x। किसी संख्या के 3/4 में, तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो अब कह रहा है कि x के 3/4 में, x के 3/4 में यानी कि 3/4 में 2/3 जोड़ दिया जाए, 2/3 जोड़ दिया जाए तो कितना मिल जा रहा है 15 मिल जा रहा है, 15 प्राप्त होता है। तो वह संख्या आपको बतानी है, यानी कि x का मान बताना है। तो x का 3/4 और इस x के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 मिल रहा है, तो हो जाएगा x गुणे 3/4 धन 2/3 बराबर 15।
अब ये हो जाएगा 3x/4 धन 2/3। अब 2/3 को इधर भेज दीजिए, तो जब 2/3 इधर जाएगा तो 15 - 2/3 आ जाएगा। तो 3x/4 बराबर 15 × 3 = 45, 45 में से 2 निकालेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का मान हो जाएगा 43/3, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 ऊपर और 3 नीचे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 = 12 के 2 और 4 चौक 16, 117/3 ये आंसर हो जाएगा। और इसको आप सही बटे में बदल लीजिएगा। इसको सही बटे में कैसे बदलेंगे? 172 को 9 से भाग दे दीजिएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 8 2, 9 9 81, 1। अब देखिए ये हो जाएगा 19 सही, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और 9 से हम भाग दे देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 19 सही 1/9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 19 सही 1/9। देखिए कितना आसान है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या का 3/4, संख्या का 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। यानी कि संख्या के 3/4 में 2/15 जोड़ दिया जाए, सॉरी 2/3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस इसी समीकरण को आपको हल करना है। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक हल करेंगे तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। जहां का होता है वहां गुणे कर लेते हैं। तो ये स्टेप आ गया, 2/3 हमने जोड़ दिया। अब प्लस 2/3 है, इसमें यक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसे अंक वाले के पास 15 के पास भेज दिए हैं, क्योंकि सजाती पद को एक पास करना चाहिए, यानी अंक अंक एक पास होना चाहिए और जो चर वाले पार्ट होते हैं उसको अलग रखना चाहिए। तो यक्स वाला पार्ट हमने अलग कर दिया। अब ये 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा बटे 4। अब ये जब हम घटाएंगे तो 15 × 3 = 45 में से 2 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। अब पूरे के बटे 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 गुणा में है इसलिए ये 3 बटे में जाएगा, 4 बटे में है इसलिए ये हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम हल करेंगे तो 172/9 आ जाएगा। 172/9 को सही बटे में बदलने का सबसे बढ़िया तरीका, जो शेषफल होता है वो सबसे ऊपर हो जाता है, जो आंसर आता है उतना सही हो जाता है, और जिससे भाग देते हैं 9 से भाग दिए हैं तो 9 नीचे ही रहेगा। बस इस तरह से आप इसको सही बटे में भी बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न सरलीकरण से है। कोष्टक दिया है 1/1 + 1 भागा करली ब्रैकेट मझला ब्रैकेट है 1 + 1 1/1 करली ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, कह रहा है इसी का मान बताइए। तो आप ध्यान से देखिए 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 भागा करली ब्रैकेट 1 + 1 भागा, पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी ब्रैकेट हट जाएगा तो 1/1। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहां जब हम भाग करेंगे, देखिए अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले भाग को करते हैं। तो 1/1 करेंगे तो यहां से भी 1 आएगा, तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 भागा 1 प्लस, यहां जब भाग देंगे तो 1/1 क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 भागा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 + 1 में 2 से भाग देंगे तो 1 + 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2 और इसको जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भाग है तो यहाँ भाग होगा, यहाँ पे क्या होगा? भाग होगा, यहाँ पे क्या होगा? भाग होगा, भाग होगा, 1 भागा 2 एकम 2 3/2। अब 1 भागा 3/2। तो देखिए जब भागा है तो 1 भाग की जगह पे गुणा करिए, अगली संख्या पलट दीजिए 2/3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को आपको सही करना है। ये बिल्कुल कठिन नहीं था, लेकिन इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसे प्रश्न में। सारा 1 1 1 है, बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप इसे लगा पाएंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
कह रहा दो संख्याओं का HCF 4 है, दो संख्याएं दिया है, HCF कितना है 4 है, LCM दिया है 496, और कह रहा उसमें से एक संख्या है 124, तो दूसरी संख्या बताइए। यह प्रश्न NMMS एग्जाम का बहुत फेवरेट प्रश्न है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा तरीका है कि संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF, बस एक छोटा सा फार्मूला लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर LCM यानी कि लस गुणे मस HCF, ठीक है ना। कह रहा है कि पहली संख्या 124 है, दूसरी संख्या नहीं पता, x मान लीजिए, LCM कितना है 496, HCF कितना है 4। अब x का मान निकालना है तो 496 गुणे 4 पूरे के बटे क्या कर दीजिएगा 124 कर दीजिएगा। इसी को हल करना है, ये हल करने की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये 4 से ये कट जाएगा, ठीक, और इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, आसानी से कटने वाला है, 2 से काट दीजिएगा, सिंपल तरीके से भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसका जो 14वां प्रश्न है वो क्या है, इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दूसरी संख्या का मान कितना निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी हम जानेंगे कि आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, और हम आगे वीडियो तभी बनाएंगे जब आप खुद प्रश्न को हल करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुभुज में बहिष्कोण 45 अंश है। एक ऐसा बहुभुज दिया है जिसमें बहिष्कोण कितना है 45 अंश है, तो कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या ध्यान दीजिएगा 360 बटे n, या कह सकते 360 बटे बहिष्कोण। ये छोटा सा एक फार्मूला आप याद करिएगा, यहां से भी NMMS एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाएंगे तब आपको लगेगा कि अरे ये प्रश्न तो कई बार दोहराया गया है। देखिए कह रहा है कि एक बहुभुज है, बहुभुज का मतलब होता है जैसे त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, या एक ऐसा बहुभुज जिसमें 10 भुजाएं हैं, इस तरह के प्रश्न देगा। तो अगर आपसे ये कह रहा है कि एक बहुभुज है जिसका एक बहिष्कोण है, जैसे मान लीजिए बहिष्कोण क्या है, इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो ये एक बहिष्कोण ऐसे निकल जाएगा। ये कह रहा कि बहिष्कोण अगर 45 अंश है, ठीक है, तो कितनी भुजाएं हैं, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहां पे बहुभुज में अगर ये कोण थीटा है, बहिष्कोण क्या है थीटा है, तो भुजाओं की संख्या जो है, भुजाओं की संख्या, किसमें भुजाओं की संख्या, बहुभुज में, कुछ करना ही नहीं है, 360 में थीटा से भाग दे देना है, ठीक है। तो हमें भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि भुजाओं की संख्या पता होता है, बहिष्कोण पूछ लेता है, तो बहिष्कोण अगर निकालना हो, बहिष्कोण तो भी यही काम करिए आप, 360 बटे तब n कर दीजिए, यानी कि थीटा बराबर 360 बटे n, दोनों फार्मूला एकदम एक ही तरह के हैं। भुजाओं की संख्या पूछेगा तो 360 में बहिष्कोण से भाग दे देंगे, बहिष्कोण पूछेगा तो 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। और ये दोनों प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न हर साल NMMS एग्जाम में पूछ ही लेता है। यहां पे कह रहा है कि अगर बहिष्कोण 45 अंश है तो कितनी भुजाएं हैं, तो आप यहां बटे 45 कर दीजिए। अब इसको काटिए, देखिए 5 9 45, 5 7 35, 1 36, 5 दूनी 10 और 9 8 72, तो कितना आ गया 8, यानी कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी निकल जाएगी 8 निकल जाएगी। अगर बहिष्कोण 45 अंश है तो कितने भुजा का बहुभुज बनेगा 8 भुजा का बनेगा। ये जैसे 5 भुजा का बहुभुज है ऐसे ही 8 भुजा का बहुभुज बन जाएगा अगर उसका बहिष्कोण 45 अंश है तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न। इसमें कोटि पूरक, समपूरक और चतुर्भुज से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, यह एक चतुर्भुज है जिसमें यह कोण 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री है,
यह कोण जो है 112 है। कितना है? 112 अंश है। यह है 67 और इस कोण का मान हम यक्स अंश रख दे रहे हैं। कह रहा कोण डी निकालिए, कोण डी निकालिए और ए बी सी डी, कोण डी का मान आपको बताना है और इसके साथ साथ आप कोण डी के कोटि पूरक का, कोटि पूरक का समपूरक। देखिए क्वेश्चन यहां फंसा रहा है कि आप पहले तो डी का मान निकाल लें, फिर उसका कोटि पूरक निकालें, फिर जो आए उसका समपूरक निकालें। यानी कि प्रश्न तो एक ही है और आपसे इंफॉर्मेशन कितना मांग रहा है, इंफॉर्मेशन आपसे बहुत ज्यादा वो मांग रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, सॉरी चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। यानी कि यहां पे x और 100 और 112 और 67 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 360 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस इन सबको जोड़ लेंगे तो 279 हो जाएगा बराबर 360। तो x अंश बराबर हो जाएगा 360 माइनस 279। अब 360 में से 279 अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। तो यहां से x अंश का मान कितना निकल गया? 81 अंश। अब 81 का कोटि पूरक, अब ये कोण डी बराबर 81 अंश आ गया। अब 81 का हमें क्या निकालना है? कोटि पूरक निकालना है। अब कोटि पूरक क्या होता है? समस्या यहां आके फंस जाएगी कि अगर आपको कोटि पूरक कोण नहीं पता है तो आप आके यहां पे फंस जाएंगे। अब देखिए 81 का कोटि पूरक, 81 अंश का कभी आप भूलेंगे नहीं, बस केवल आप इसको ध्यान से देखें। जब भी कोटि पूरक कहे तुरंत 90 में से घटा देते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वह एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है 81 का कोटि पूरक बताइए। तो ऐसा कोण जिसको जोड़े 81 में 90 मिले तो वह कोण क्या होगा? 9 अंश होगा। यानी कि कोटि पूरक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 90 में से 81 घटा देना होगा तो बचेगा 9 अंश। तो 81 का कोटि पूरक कितना हो गया? 9 अंश। लेकिन अभी भी काम यहीं पे नहीं रुक रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका संपूरक भी बताइए। तो 9 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 9 अंश का संपूरक। अब आप ध्यान दीजिए, संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। अब एक 9 अंश है तो 180 में से घटा दीजिए। देखिए जब संपूरक की बात करेगा तो 180 में से घटाना पड़ेगा, हो जाएगा 171 डिग्री। तो आंसर आपका आ जाएगा 171 अंश। जिस ऑप्शन में 171 रहेगा उसको टिक करना है। क्वेश्चन देखिए एक है, यहां से आपको यह बात पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। चारों कोण हमने लिखा, वहां से यक्स का मान निकाल लिया, यक्स का मान यहां से निकल गया 81 डिग्री आ गया। फिर 81 का हमें कोटि पूरक निकाला, 9 आ गया। फिर 9 का हमने समपूरक निकाला, फिर समपूरक 180 में से घटा के निकालना पड़ेगा। तो इतना काम करेंगे तब जाकर के ये प्रश्न लगेगा। ये प्रश्न बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही एग्जाम हॉल में बैठें। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। यह एक वृत्त है, इस वृत्त का यह कोण दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, और आपसे केंद्र कोण पूछ रहा है तो केंद्र कोण को हम यक्स अंश मान ले रहे हैं। केंद्र कोण बताइए कैसे निकलेगा ये कोण? बहुत ही आसान है, यहां पे रचना करना पड़ेगा, इसको परिधि से मिला दीजिएगा। ठीक है, अब ये चतुर्भुज बन जाएगा। जैसे नामकरण अगर हम कर दें ABCD, तो चतुर्भुज ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, कोण A और कोण C, यह समपूरक होते हैं। अभी अभी हमने बताया समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो A और C का मान 180 अंश हो जाएगा, जिसमें C कितना है? कोण C कितना है? 100 है। तो यहां से कोण A निकाल लीजिए। कोण A निकालेंगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो कोण A 80 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसको और इसको मिलाएंगे तो 180 होगा, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा।
आप इसको बहुत तेजी से भी लगा सकते हैं, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस कोण को तुरंत बता लेंगे। अब ये हो गया 80। अब केंद्र कोण क्या होता है भाई? केंद्र कोण जो होता है, केंद्र कोण 2 गुणे परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, और 2 गुणे परिधि पर कितना कोण बन रहा है? 80 अंश बन रहा है। तो इसलिए 8 दूनी 16, 160 अंश। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 160 अंश आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। कह रहा है कि 3 सही 1/3 का, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप ध्यान से देखिए, जब बात कर रहा है 3 सही 1/3, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 1 10/3, क्या हो जाएगा? 10/3। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 1 मान आ जाए। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देंगे। ये 10/3 है तो 3/10 आंसर। इसका मान आप निकालिए, 3 त्रिका 9, 1 10/3। गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होता था कि हम देखिए 10/3 में 3/10 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी एक ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर मान 1 आ जाए, वो संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होती है। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है? उल्टा कर दिया जाता है। तो इसको पहले सही बटे में है, इसको बटे में बदलिए। बटे में बदलने के बाद उल्टा कर देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता चल जाएगा। कोई भी संख्या रहे, कभी कभी बीजीय व्यंजक दिया रहता है, जैसे x/x+1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? इसी को उल्टा कर देंगे, हो जाएगा x+1/x। कितना आसान है, जस्ट रिवर्स कर दीजिए। कभी कभी कहता है कि x+1/x का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो पहले इसको हम क्या करेंगे? बटे में बदल लें। x का गुणा करेंगे तो x² + 1/x। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? x/x² + 1। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा योगात्मक प्रतिलोम से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम से प्रश्न पूछा जाता है तो सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर कहे 5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, -5 हो जाएगा। ऐसे ही -5 का योगात्मक प्रतिलोम कह दे तब क्या हो जाएगा? तो +5 हो जाएगा, चिन्ह आप बदल दीजिए। या यही कह दे कि x+1/x का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या हो जाएगा? -x+1/x हो जाएगा। सिर्फ आप चिन्ह बदल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, कहता है x-1/x का योगात्मक प्रतिलोम। तब बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है। उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। यहां पे ऑप्शन में घुमाता है आपको, ऑप्शन में फंसा सकता है। बात तो वही है, केवल यहां माइनस लगाना है, x-1/x कर देना। लेकिन आंसर में ये नहीं रहता है। आंसर में क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो -x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x। अब 1/x पहले हो जाएगा और x बाद में हो जाएगा। इस फॉर्मेट पे दे देता है कि 1/x - x। बच्चा तो सोचता है कि यार केवल चिन्ह बदल रहा है, तो कौन ऑप्शन सही करें हम, वो कंफ्यूज हो जाता है। आप एक बार बाहर माइनस लगा करके इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि यह ऑप्शन से किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप मैच करा करके टिक कर सकते हैं। तो यह मान के चलिए कि योगात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम से हर साल एक प्रश्न बनता ही बनता है। अभी तक हम जितने टॉपिक्स बताए हैं, लगभग हर टॉपिक से प्रश्न बनता है। केवल प्रश्न का प्रश्न मतलब केवल थोड़ा केवल चेंज कर देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। इसके साथ एक बहुत अच्छा प्रश्न है, वो ये है, देखिए कह रहा कि मॉड वैल्यू -7/9, इसकी मॉड वैल्यू आपसे कह रहा है। ध्यान दीजिए, जब भी ये भी है, इसको कहते हैं निरपेक्ष मान। तो -7/9 का जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा, ये प्लस होगा, तभी हो जाएगा 7/9।
ये प्लस होगा, बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। अब निगेटिव संख्या का निरपेक्ष मान भी निगेटिव होता है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, एक और निगेटिव, यानी कि फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 7/9। ओवरऑल धनात्मक मान आएगा, क्या आएगा, धनात्मक मान, माइनस वाला नहीं टिक करना, तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी करना ही नहीं था। एक लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि माध्यिका बताइए। तो माध्यिका से संबंधित हमने एक पूरी वीडियो ही बना दिया है, जिसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा करके उसको पूरा वो चैप्टर ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे हम माध्य निकालते हैं, कैसे माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक रहेगा, उस लिंक के माध्यम से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न माध्यिका से संबंधित, माध्य से संबंधित, बहुलक से संबंधित, यानी सांख्यिकी का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप इस अपने YouTube चैनल NMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाएं, आप एक बेहतर तैयारी कर पाएं। ओके, थैंक यू।